अगला पार्ट है हमारा धातु के रासायनिक गुणधर्म। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा धातु के बारे में भी पढ़ना है आपको। जैसे अधातु क्या होते हैं, जो जो कठोर नहीं होते हैं, है ना। जैसे सामान्यतः जितनी गैसें हैं, जितनी भी गैस, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, है ना, नियॉन, ये सब सारा किस में आ जाएगा आपका, अधातु में आ जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जो कठोरता होती है जिनमें, जो क्या होते हैं, सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, वो साधारणतः किस में आते हैं, धातु में। लेकिन वैसे तत्व जो गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं, सारा किस में आ जाएगा, अधातु में, है ना। और कुछ ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं अधातुएं, जैसे कि आपका ये है ग्रेफाइट है, क्योंकि वो कार्बन का अपर रूप है ना। उसके बाद हीरा, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। तो हीरा क्या है, धातु है या धातु है, हीरा, हाँ धातु है, हीरा धातु है, क्योंकि वो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन किस में आता है, अधातु में आता है ना। कठोर है इसका मतलब ये नहीं सबसे कठोर है, सही बात है, मतलब कि अभी तक ज्ञात चीजों में सबसे अधिक कठोर आपका हीरा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धातु हो जाएगा। सामान्यतः लिखा हुआ है कि सामान्यतः धातु में कठोर होती है, लेकिन सबसे जो कठोरतम धातु वो किस में आ जाएगी, अधातु में, क्योंकि हीरा अधातु है। क्योंकि उसमें इतना ज्यादा वो क्या होता है, कोयला के और ज्यादा प्रेशर, कोयला के बाद ही तो आपका हीरा बनता है ना। कोयला क्या है, कार्बन से बना हुआ है, वही कार्बन का अपर रूप है आपका हीरा, ठीक है। इसी कारण से हीरा क्या होता है, अधातु में आ जाता है। अब आता है आपका कि एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है, हाँ गुड, ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में। धातु में भी एक ऐसा होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, कौन सा, हाँ पारा, पारा यानी कि मरकरी, है ना। और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन, ठीक है। तो अधातुओं की जो गलनांक होती है वो धातुओं से थोड़ी सी कम होती है ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत मतलब ये कोई भी गैसें हो तो गैस तो मतलब कि गैसीय अवस्था में ही है सारी गैसें, है ना। जैसे कि आपका मान लिया सल्फर है, सल्फर वगैरह क्या होगा, आपको जो जो तापमान में लोहा गलता, क्या उतना तापमान लगेगा, नहीं, वो बहुत जल्दी गल सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जितनी भी गैसें हैं सारी किस में आ जाएंगी, अधातु में आ जाएंगी, ठीक है। अब आता है आपका, चलते हैं इसमें धातु के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें 4 पढ़ना है, जिसमें से 3 लिखा है, एक चौथा भी है आपका, वो करते हैं अभी। जैसे है वायु में दहन। वायु में दहन का मतलब क्या हुआ कि हम जिस क्षोभ मंडल में रहते हैं यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में तो वैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हम जो वायुमंडल में रह रहे हैं यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा और अधिक हो जाती है, ठीक है। तो वायु में दहन का अर्थ क्या हुआ कि हमको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें करेंगे कोई भी धातु हो, चलिए मैग्नीशियम का एग्जांपल अगर ले लेंगे, Mg+O2, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो यानी कि कोई भी धातु जब वायु में दहन होगी तो क्या बना देगी, धात्विक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, धात्विक ऑक्साइड। यही कैल्शियम रहेगा तभी क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें धात, जैसे लोहा है, लोहा में अगर ये नहीं लगेगा, पानी नहीं भी लगा तब भी क्या जंग लगता है उसमें, पानी अगर नहीं लगा तब भी धीरे धीरे, अगर पेंट नहीं है उसमें तो जंग लग जाता है ना। तो वो क्या होता है, क्योंकि वायु से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड। और उस वही ऑक्साइड क्या हो जाता है, उसको जंग का निर्माण कर देता है उसके परत पे, ठीक है। अब आता है जल के साथ अभिक्रिया, देखते हैं क्या मिलता है जल के साथ। हम ले लेते हैं, चलिए एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। 2Al क्यों, अभी केवल Al लेते हैं, समीकरण जब बैलेंस करेंगे तब हम देखेंगे 2 3 या क्या लिखना होगा, हाँ वो, लेकिन अकेले वैसा नहीं होता है। चलिए जल के साथ हम अभिक्रिया करवा देते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा ये Al2O3। क्यों होगा ऐसा, बताए थे कि एल्युमिनियम का क्या होगा, एल्युमिनियम का संयोजकता 3, ऑक्सीजन का 2, तो इसीलिए क्या हो गया Al2O3। तो Al2 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, 3। तो यहाँ पे बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, बात समझ में आया। यानी कि क्या बना कि जब भी हम किसी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी, और कौन सा है गैस मुक्त होगा,
हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब आता है कि कुछ ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, ये भी हमारा, ये भी क्या है, धात्विक ऑक्साइड, ये भी धात्विक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ क्या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, इस जल से आया है ना, जल के अणु से आया है। ठीक है, अब आता है कि धात्विक ऑक्साइड, हम जानते हैं धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, धात्विक अम्ल, सॉरी धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, क्षारीय, हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो क्या होता है तुम्हारा, अम्लीय भी होगा और क्षारीय, दोनों, इसी को कहते हैं हम क्या, हाँ, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर में है क्या, है ना, हाँ, तो ये भी आपका इसी में आता है, उभयधर्मी में ही आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए हम एल्युमिनियम का एग्जांपल लिए। ठीक है, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है, कुछ कुछ और एक दो है जो जो आता है किसमें आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसके उदाहरण दें। तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि वैसे धात्विक ऑक्साइड जो क्षारीय एवं अम्लीय दोनों गुण धर्म दिखाते हैं, उन्हें हम कैसा ऑक्साइड कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे, सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये तो अम्ल क्षार लवण में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है, सोडियम ले लेते हैं हम धातु के रूप में, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाता था, NaCl बनाता था, और कौन सा गैस मुक्त होता था, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता था, 2NaCl 2HCl 2Na, है ना। तो ये हम पे भी क्या हो गया कि अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाँ, अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चौथा पॉइंट, वो क्या है, धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे कर देते हैं, चौथा है हमारा धातु का अन्य धातु के लवण से अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कोई धातु है हमारा, जैसे कि ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं कुछ और धातु, जैसे कि मान लिया ZnSO4, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे कि मान लिया इसको A मान लेते हैं, इसको B, धातु B हमारा जिंक है, धातु A क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके SO4 को ले लेगा MgSO4, और दूसरा धातु क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। जैसे ZnSO4, तो MgSO4, यहाँ 2Mg लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ MgSO4 और उसके बाद Zn हमारा अलग हो गया। अच्छा, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन नहीं, क्योंकि इसको ले रहा है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, हो सकता है हमने जो ये लिखा है ये गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, बैलेंस तो है, फिर भी गलत कैसे हो सकता है, बता सकते हैं। यहां पर रोल प्ले करता है क्या, सक्रियता श्रेणी। क्योंकि अगर जैसे कि हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होता है, अब आता है सक्रियता श्रेणी का रोल, ये मिटा देते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी का रोल आ जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी असल में क्या है, तत्वों का एक टेबल है, टेबुलर फॉर्म में है। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखा जाता है, जो सबसे कम है उसको नीचे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, कैल्शियम से पहले आ जाता है आपका ये क्या नाम है, सोडियम, है ना। उसके बाद कैल्शियम और अन्य है। ठीक है,
और सबसे नीचे आपका आएगा सिल्वर यानी कि चांदी और सोना, है ना। बाकी बीच में बहुत सारे होगा आपका, जिंक है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज, ये सब अन्य धातु, लोहा वहा सब बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका क्या है, पोटेशियम, और सबसे नीचे सोना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका घटती सक्रियता, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सोना क्या करता है, सोना क्या होता है, सोना जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और पोटेशियम किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए हम लोग पढ़े भी हैं कि इसको किस में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन में, क्योंकि ये क्या करता है, तुरंत वायु से अभिक्रिया करके जल सकता है ना। तो इसीलिए इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम को भी केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारा ये सही है या नहीं है, तो हम टेबल देख के बताएंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी है बीच में हमारा, पेज नंबर 51 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो इसमें बताना है अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, है ना। इस तब ये करना है, मतलब दिखाना है आपको। अच्छा, हम किसको विस्थापित किए हैं, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम किसका रेडिकल को लिया है, जिंक का लिया है। यानी कि मैग्नीशियम को जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है ना। जैसे कैल्शियम के बाद यहां पर मैग्नीशियम ही था, मैग्नीशियम। और हमारा जो जिंक है वो एल्युमिनियम के बाद है, यहाँ एल्यूमिनियम है और उसके बाद क्या आता है, जिंक, और बीच में और कुछ कुछ है। तो अब ये देखिए, मैग्नीशियम ऊपर है कि जिंक ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो यानी ये अधिक सक्रिय होगा, तब ये क्या कर पाएगा, इसके सल्फेट लवण को ये ले सकता है, तब ना मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम उल्टा कर दें, है ना, यहां पर Zn कर दें और यहां पर Mg कर दें, अब क्या ये ZnSO4 बनेगा और यहां पर Mg बनेगा, बताइए बनेगा जी, कैसे नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ये, क्यों, क्योंकि जिंक हमारा क्या है, कम अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम से। हमको तुलना ये दोनों का करना है, मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील था तो वो इसका सल्फेट आयन को ले लिया, तोड़ दिया, लेकिन जिंक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक कम अभिक्रियाशील है। अब समझ में आया कैसे होता है, उसमें भी बताए थे ना, पहले चैप्टर में भी जब समीकरण बता रहे थे कि सक्रियता श्रेणी में आपका जरूरी नहीं है कि ये इसका इसका ले ही ले सो, इसका सल्फेट आयन को ले ही लेगा सो। अब मान लिया अगर हम यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बना देते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि ये हम लिख रहे हैं सो सही है कि नहीं, पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पर हम मैग्नीशियम कर दिए, तो ये क्या MgSO4 और सोडियम बनेगा, तो पोटेशियम बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं पक्का, हाँ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम हमारा ऊपर है और मैग्नीशियम हमारा पोटेशियम से नीचे है, तो इसलिए ये नहीं बन सकता। लेकिन यही अगर हम एल्युमिनियम कर दें तब क्या बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है। बात समझ में आ रहा है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वह इसके आयन को तोड़ सकता है, लेकिन जो इससे कम अभिक्रियाशील रहेगा वो इसके आयन को तोड़ नहीं सकता है। तब बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे एग्जाम में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो आप सीधा यहाँ तीर जो इक्वेशन रहेगा मान लिया, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, अभिक्रिया संभव नहीं है, अभिक्रिया संभव नहीं है, या ऐसा लिख सकते हैं अक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रिया संभव नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर वैसा इक्वेशन आ गया तो, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं दिया, ये टेबल याद कर सकते हैं, कम से कम दो, ऊपर का 3-4 और नीचे का 3-4 याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा रासायनिक गुणधर्म और सक्रियता श्रेणी। अगले वीडियो में हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण, है ना, उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा।